भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा के कितने भाग बनाए हैं? देखिए, एक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसे कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रिसर्च। शॉर्टकट में इसको बोला जाता है बेटा ICAR, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एक सवाल तो ये आता है कि ICAR जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? ये उत्तराखंड में सवाल आया है। ICAR की स्थापना कब हुई थी बेटा? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी और किस अधिनियम के तहत हुई थी? ठीक है, तो किस आयोग या कमीशन की सिफारिश पर हुई थी? तो इसके लिए सिफारिश किसने करी थी? यही सा आप कह सकते हैं इसकी स्थापना रॉयल कमीशन इसकी स्थापना रॉयल कमीशन की रिपोर्ट पर, रॉयल कमीशन की रिपोर्ट पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत की गई, इस बात को ना आप ऐसे याद रखो। वैसे तो 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बन गया था, लेकिन इससे पहले एक रॉयल कमीशन बना था। रॉयल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के बाद में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था 1860 में। तो उस एक्ट की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। तो सवाल ये पूछा जाएगा किस कमीशन की रिपोर्ट पर स्थापना हुई है, तो नाम आएगा रॉयल कमीशन। और कहेंगे किस एक्ट के तहत हुई है, तो एक्ट का नाम क्या है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के आधार पर क्या बना था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद था, इसका पूर्व नाम क्या था जब ये बना था? पूर्व नाम ICAR ही था, लेकिन ICAR का अर्थ अलग था। आई से जो है वो इंडियन नहीं था, बल्कि आई से था इंपीरियल। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च।
इसका पहला नाम ये था। तो शॉर्टकट में तो ICAR ही बन गया है, लेकिन आज आई की जगह इंडियन है, पहला आई की जगह इम्पीरियल था। तो इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। बताओ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है बेटा नई दिल्ली में। कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब सवाल यहाँ से उठेगा मिट्टी के बारे में, तो ठीक है, मिट्टी के बारे में सवाल ये उठेगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में मिट्टी के कितने प्रकार बनाए हैं। सवाल ये है, यहाँ आना चाहता था मैं, तो मैंने सोचा कि मैं ICAR भी आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, सवाल ये आता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में या भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में मिट्टी के कितने प्रकार हैं, या भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है ICAR ने? 8 प्रकार। कौन कौन से 8 प्रकार हैं, कोई नाम बता सकता? सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी, एक हो गई जलोढ़ मिट्टी। दूसरा, चलिए, एक होती है लाल मिट्टी। तीसरा, एक होती है काली मिट्टी। चौथा, एक होती है लैटेराइट मिट्टी। पांचवा, एक लैटेराइट मिट्टी हो गई। एक पर्वतीय और वन मिट्टी, ठीक है। एक को कहते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, तो मरुस्थल में जो मिट्टी होती है। एक हो जाएगा मरुस्थलीय मिट्टी बेटा। एक हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी। एक नाम सुना होगा आपने, एक होता है पीट व दलदली मिट्टी। पीट व दलदली मिट्टी। और एक नाम आपने सुना होगा क्षारीय व लवणीय मिट्टी, या कहते हैं उसको लवणीय व क्षारीय मिट्टी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत को कितने प्रकार की मिट्टी में डिवाइड करा है, या यूँ कहें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती भैया? जलोढ़ मिट्टी 1, लाल मिट्टी 2, काली मिट्टी 3, लैटेराइट मिट्टी 4, मरुस्थलीय मिट्टी 5, पर्वतीय मिट्टी 6, पीट एवं दलदली मिट्टी 7 और लवण एवं क्षारीय मिट्टी 8। ये मत समझना कि ये उत्तराखंड है केवल, ये आपको भारत के भूगोल में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आती हैं और यहाँ से सवाल भी
पूछे जाते हैं भैया। अब पहले तो हम एक काम करेंगे, उत्तराखंड को अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद में। पहले हम लोग देखेंगे इन मिट्टियों के बारे में क्या क्या जानकारी है और यहाँ से क्या क्या सवाल बनते हैं। जलोढ़ मिट्टी को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और देखना चाहते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली दूसरी मिट्टी, देखिए अगर सवाल ये पूछा जाए कि भारत में चलिए अगला सवाल हमारा ये है कि अगर तुमसे ये पूछा जाए बेटा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत को 8 मिट्टी वाले क्षेत्रों में बांटा है, या भारत में 8 प्रकार की मिट्टी बताई है। तो हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़, तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम आता है बेटा जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, जलोढ़ के बाद दूसरे नंबर पर तो आता बेटा लाल मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली दूसरी मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी। और भारत में तीसरी मिट्टी जो है वो आता बेटा कौन सी? काली मिट्टी। भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली तीसरी मिट्टी है वो कौन सी है? काली। तो सबसे ज़्यादा उसके बाद काली मिट्टी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता, तो इसलिए मैंने उसको अलग ही बनवा दिया। ठीक है, अब चूंकि मैंने बताया है कि 8 मिट्टियाँ कृषि अनुसंधान परिषद ने बताई हैं, एक एक मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तराखंड की मिट्टियों को देखेंगे। क्योंकि उत्तराखंड की जो चट्टानें हैं वो अलग अलग हैं मान लीजिए, तो वहाँ मिट्टी में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क हमें नज़र आता है। ठीक है, तो देखिए एक मिट्टी का नाम है और उसको हम कहते हैं भैया, एक मिट्टी का नाम है सबसे पहले उसे कहते हैं जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी, या उसको हम कह सकते हैं जलोढ़ मृदा। कोई मिट्टी को हम मृदा भी तो कहते हैं ना भैया, तो जलोढ़ मृदा कह दो या उसको जलोढ़ मिट्टी कह दो। देखो पहली बात याद रखो, ये मिट्टी जलोढ़ मिलती कहाँ है? तो जो नदियाँ होती हैं ना, नदी में बाढ़ वगैरह नहीं आती, तो उसकी जो कांप है या कछार है वो दूर तक फैल जाती है। क्या हो जाती है? वो दूर तक, तो उसके जमने से बनी है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि बताओ भारत की कौन सी मिट्टी ऐसी है जो नदी घाटियों में पाई जाती है? ठीक है, या कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसका निर्माण जो है वो नदी के बाढ़ के पानी की वजह से हुआ है, गाद की वजह से हुआ है, तो वो जलोढ़ है। ठीक है, तो पहला सवाल ये है भैया हमारा, देखिए पहला सवाल ये है, हाँ, इस मिट्टी का निर्माण नदी घाटी क्षेत्र में हुआ है। नदी घाटी क्षेत्र में हुआ है, या यूं कह दें कि यह मिट्टी जो है वो नदी घाटी वाले इलाकों में पाई जाती है। जैसे कि हम जहाँ बैठे हैं, ये गंगा यमुना का मैदान है,
इसका मतलब गंगा यमुना ने इस मैदान को बनाया है, उसके गाद से, उसके कछार से, उसके निक्षेपों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है। भारत में 8 प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। तो देखिए यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? हाँ, सभी मिट्टियों में सबसे ज़्यादा उर्वरता किस में पाई जाती है भैया? जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा। हाँ, सबसे ज़्यादा ये मिट्टी जो है कैसी है? उपजाऊ है। देखो हमारे उत्तराखंड में जलोढ़ पाई जाती है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में जलोढ़ कहाँ पाई जाती है? मैदानी इलाकों में। और उत्तराखंड का जो मैदानी हिस्सा है वो कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है, कुछ उधम सिंह नगर में लगता है ना, थोड़ा सा देहरादून लगता है, पौड़ी का थोड़ा सा हिस्सा लगता है। ठीक है। तो हम बात करेंगे, देखिए उत्तराखंड में यह मिट्टी, उत्तराखंड में यह मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तराखंड में यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में। जैसे उधम सिंह नगर का जहाँ प्लेन एरिया हमारा, ये जलोढ़ का इलाका है। ठीक है। एक और सवाल इम्पोर्टेंट बनता है, इस मिट्टी में किस किस चीज़ की कमी है? हमारे यहाँ जिन जिन तत्वों की मिट्टी में कमी होती है हम वही तो बखेरते हैं। तो ज़्यादातर यूरिया बखेरते नहीं बखेरते, और यूरिया में सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। देखो मिट्टी में जिन तत्वों की कमी होती है वही हम खाद के रूप में देते हैं। किसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया ज़्यादा देंगे, है ना। फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस वाला खाद बखेरेंगे। तो मिट्टी में वो चीज़ें मिलाई जाती हैं जिनकी मिट्टी में क्या होती है? कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं बताइए? जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? प्रमुख फसलों की बात करें तो बेटा जलोढ़ मिट्टी में धान की फसल होती है। जलोढ़ मिट्टी में हम गेहूं की फसल भी तो करते हैं, बोलो। जलोढ़ मिट्टी में गन्ना खूब अच्छा होता है। जलोढ़ मिट्टी में हाँ तिलहन की खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी में मक्का की खेती होती है। ETC कर दो। जलोढ़ मिट्टी चूँकि एक उपजाऊ मिट्टी है, और अगर कोई मिट्टी उपजाऊ है तो उसमें विभिन्न प्रकारों की या अलग अलग प्रकार की खेती बहुत आराम से हो सकती है। तो ज़्यादातर हमने देखा हमारे इस इलाके में, आप देखो खादर में गन्ना कितना अच्छा होता, नहीं होता? इसका मतलब गन्ने के लिए फेमस है। अच्छा, तुमने देखा होगा खादर में गेहूँ भी होता और बांगर पर धान होता, ऊंचे की भूमि पर। ठीक है। ये जो मिट्टी है ना, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के 2 भाग हैं। अगर कोई पूछा है तो हम कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी के प्रकार जो है बेटा, जलोढ़ मृदा के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं भैया? 2। जलोढ़ मृदा जो है उसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से बेटा 2 प्रकार होते हैं? जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक को हम कहते हैं बेटा
पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। अच्छा, एक शब्द आ रहा है बहुत देर से, जलोढ़ जलोढ़ जलोढ़। इसका अर्थ होता है जिसने जल को ओढ़ लिया है, जिसने जल को ओढ़ लिया है। जिसने जल को ओढ़ लिया है उसे क्या बोलेंगे? अरे तुम लिहाफ ओढ़ते हो, नहीं ओढ़ते? तो लिहाफ तुम्हें ढक लेता नहीं ढक लेता? बोलो। और यह है जलोढ़, तो इसने क्या ओढ़ रखा? अच्छा, जल को ओढ़ने का मतलब है कि इस मिट्टी के ऊपर पानी बहता है। ये मिट्टी जो है ये वो इलाका होता है जहाँ पानी बहता है, इसका मतलब बाढ़ आती है। ये बाढ़ वाला इलाका कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो देखिए यह मिट्टी कहाँ पाई जाएगी भैया, जिसको हम पुरानी जलोढ़ कह रहे हैं, ठीक है। देखो यह वहाँ पाई जाती है, वहाँ पाई जाती है जहाँ पहले कभी बाढ़ आती थी। मैंने लिखा बाढ़ आती थी, अब नहीं आती बाढ़। ये इलाका ऊंचे में आ गया है अब, ठीक है। ये इलाका किस में आ गया है? ऊंचे का इलाका है। और ऊंचे का इलाका है इसी वजह से इसका एक अन्य नाम आपने सुना होगा, इसे कहते हैं बांगर। इसे क्या कहते हैं? बांगर। तो बांगर किसका नाम है? जलोढ़ मृदा का ही एक रूप है, उसे बांगर कहते हैं। ऊंचे की भूमि, यहाँ बाढ़ नहीं आती। और पुरानी जलोढ़ जो होती है ना बेटा, यह एक परिपक्व मृदा है। यह एक परिपक्व मृदा है। परिपक्व मृदा होने का मतलब क्या है बेटा? परिपक्व मृदा होने का मतलब है कि इस मिट्टी का पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो चुका है, पक चुकी है, मतलब ये, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं, एक तो पुरानी जलोढ़ होगी बेटा, और एक इसी का हिस्सा है, उसे कहते हैं नवीन जलोढ़। क्या कहते हैं भैया? नवीन जलोढ़। अच्छा, नवीन का मतलब क्या होता है? नई, ठीक है। तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? ये उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ आज भी बाढ़ आती है। इसका निर्माण हो रहा लगातार। बाढ़ के पानी में जो तत्व आते हैं, जो मिट्टी के रूप में आते हैं, कांप वगैरह आती है, वो सब इसी में घुल जाती है, ठीक है। तो यह हाँ वहाँ पाई जाती है, वहाँ पाई जाती है जहाँ आज भी बाढ़ आती है। आज भी बाढ़ आती है मतलब बाढ़ वाले इलाके में ये मिट्टी पाई जाएगी। इसलिए पता इसको क्या कहते हैं? इसका एक अन्य नाम है, जहाँ आज भी बाढ़ आती है उस इलाके को लोग क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? खादर। अच्छा बताओ, खादर ज़्यादा उपजाऊ होता है या बांगर? खादर, क्योंकि खादर में क्या होता है, बाढ़ आती है, नदी का पानी फैल जाता है, उस पानी के साथ में कीचड़, मलबा, निक्षेप जो भी आते हैं वो वहीं पर बैठ जाते हैं, और बैठ जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, और वो मिट्टी जो है वो और उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि यह बांगर से अधिक उपजाऊ है। कौन सी? खादर। यह बांगर से अधिक उपजाऊ है। बांगर से अधिक उपजाऊ है कौन सी मृदा? बोलो भाई। खादर की मृदा। और खादर को क्या कहते हैं हम? नवीन जलोढ़। और नवीन जलोढ़ कौन सी होती भैया? जहां आज भी बाढ़ आती है। खादर में देखा गन्ना कितना होता, नहीं होता? गन्ना अच्छा होता। अच्छा, उसमें इतना खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना बांगर में देने की पड़ती है खाद। क्यों? क्योंकि बांगर की मिट्टी के अंदर पोषक तत्व लगातार कम होते हैं,
फिर फसल के बाद कम हो जाते हैं, तो उनकी पूर्ति करनी पड़ती है आपको। और खादर में क्या होता है, बाढ़ के साथ साथ वो नए पोषक तत्व उस मिट्टी में हर साल आकर मिल जाते हैं, इसलिए ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती खादर में। ठीक है, चलिए ये बात तो होगी भैया हमारी एक मिट्टी के संदर्भ में, और उसका नाम क्या था, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो हो गया ये जलोढ़ मृदा का हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, दूसरी मिट्टी कौन सी है जिसको कृषि अनुसंधान परिषद ने बनाया भैया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 8 प्रकार की मिट्टियों में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी, रेड सोइल, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेड सोइल मतलब लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, वैसे इसे बोलते हैं लाल पीली मिट्टी। ठीक है, तो एक सवाल जो यहाँ से बनता है और बहुत अच्छा सवाल है कि देखिए ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में वैसे 2 प्रकार की चीज़ों का हम उल्लेख करते हैं, लाल पीली मिट्टी बोलते हैं। तो इसके रंग का कारण क्या है, सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए। अगर मिट्टी के अंदर लौह ऑक्साइड पाया जाएगा, अगर मिट्टी में लौह ऑक्साइड, देखो लौह ऑक्साइड को हम एक नाम और देते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या कहते हैं, फेरस ऑक्साइड। ध्यान से सुनना, अगर बेटा मिट्टी में लौह ऑक्साइड, जिसको हम फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, अगर लौह ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड पाया जाता है तो उस मिट्टी का रंग जो होता है ना, वो होता है बेटा लाल। कैसा रंग होता है बताइयो, लाल रंग। अगर मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है तो रंग कैसा होगा, लाल। और अगर मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड पाया जाएगा, फेरस ना होकर फेरिक ऑक्साइड पाया जाएगा, अगर मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है तो उस मिट्टी का रंग होता है पीला। ध्यान से सुने, फेरस ऑक्साइड की वजह से मिट्टी का रंग लाल और फेरिक ऑक्साइड की वजह से मिट्टी का रंग पीला। दोनों नाम याद रखेंगे, एक है फेरस ऑक्साइड और एक है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से रंग पीला और फेरस ऑक्साइड की वजह से रंग लाल होता है। ठीक है, इस मिट्टी में किन किन तत्वों की कमी होती है, तो देखिए इस मिट्टी में बेटा, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कोमा फास्फोरस, इस मिट्टी में नाइट्रोजन कोमा फास्फोरस की कमी होती है। अच्छा देखो, अगर इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है तो फिर फसल को पैदा करने के लिए आपको खाद के रूप में नाइट्रोजन और फास्फोरस डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कमी है। इस मिट्टी में किस किस चीज़ की अधिकता होती है भैया, तो देखिए इस मिट्टी में लोहा, क्योंकि नाम के साथ में फेरस आरिया है, फेरिक आरिया है, तो इसमें लोहा, कोमा एल्युमिनियम, लोहा कोमा एल्युमिनियम व चूने की अधिकता होती है।
इस मिट्टी के अंदर लोहा बहुत पाया जाता है। आपको पता है ग्रह है जिसको हम मार्स भी कहते हैं, मंगल, और मंगल ग्रह का जो धरातल है वो लाल है। लाल किस वजह से है? क्योंकि लाल मिट्टी है, और मिट्टी लाल इस वजह से है क्योंकि उसमें लोह ऑक्साइड है, और अगर लोह ऑक्साइड है तो उसमें पाई जाने वाली धातु लोहा तो होगी ही। ऐसी इसमें फेरस या फेरिक ऑक्साइड है, तो इसका मतलब इसमें लोहे की अधिकता पाई जाती है इस मिट्टी में। देखिए इस मिट्टी के अंदर कौन कौन सी फसलें होती हैं। प्रमुख फसलें, देखिए खास तरीके से प्रमुख फसलों में आता है मोटा अनाज। ज़्यादातर लाल पीली मिट्टी में मोटा अनाज होता है मुख्यतः, और मोटा अनाज जो है आप सब जानते हैं ज्वार और बाजरा को कहते हैं। ज्वार को माँ बाजरा, ये मोटा अनाज है, ये खूब होता है इसमें। ठीक है, दालें भी होती हैं, वैसे तो दालों की खेती भी होती है, दाल। इसी में गेहूं की खेती भी लोग करते हैं, लेकिन मेनली मुख्यतः मोटे अनाज के लिए फेमस है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। उत्तराखंड में यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जैसे मैंने बताया था कि हमारे उत्तराखंड में जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में। तो उत्तराखंड के अंदर लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सब जगह तो पाई नहीं जाती। जहाँ भी पाई जाती है पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है। जैसे पहाड़ होता है ना, तो उसका ढाल होता है, तो पहाड़ पर खेती भी तो ऐसी होती है, ढालू खेती नहीं होती पहाड़ पे, है ना, सीढ़ी नुमा। तो उत्तराखंड में यह मिट्टी, उत्तराखंड में यह मिट्टी पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। उत्तराखंड में पर्वतीय ढाल पर जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम क्या बेटा? लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी की अगर बात करें मोटे मोटे तौर पर, तो वैसे इस मिट्टी को हम नाम देते हैं लाल पीली मिट्टी। तो मिट्टी का रंग अगर लाल है तो उसका कारण लोह ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, और अगर मिट्टी का रंग पीला है तो उसका कारण फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, लोहा, एल्युमिनियम और चूने की अधिकता पाई जाती है। बात करें इसमें होने वाली खेती की, तो इसकी खेती में खास तरीके से मोटा अनाज, इसमें ज्वार बाजरा है ना, दाल गेहूँ, ऐसी खेती होती है। और ये मिट्टी जो है वो पर्वतीय, उत्तराखंड में पर्वतीय ढाल पर पाई जाती है ये मिट्टी। इतनी सी बातें हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली दूसरी मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी है। ठीक है, उत्तराखंड में पर्वतीय ढाल पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए बेटा तीसरे नंबर की मिट्टी कौन सी है उसको भी देखते हैं। क्या नाम है उसका? काली मिट्टी। तो तीसरे प्रकार की जो हमारे यहाँ मिट्टी पाई जाती है भारत में, उसका नाम है काली मिट्टी। वैसा अंग्रेजी में काली मिट्टी को ब्लैक सोइल कह सकते हैं क्या भाई? अरे भाई ब्लैक का मतलब और सोइल का मतलब मिट्टी। तो इसको अगर कायदे में देखें तो हम ब्लैक सोइल भी कह देते हैं। ठीक है, देखिए भाई इस मिट्टी का निर्माण कैसा होता है, सुनना। देखो सवाल भी बनाना आपको, ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी का निर्माण कैसा हुआ? तो इस मिट्टी का निर्माण हुआ सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार हुआ। क्या हुआ? ज्वालामुखी उद्गार। उद्गार समझ रहे हैं ना, ज्वालामुखी के फटने से। तो कौन सी मिट्टी ऐसी है जो ज्वालामुखी क्रियाओं से बनी है? काली मिट्टी। इसका मतलब यह है कि किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है? काली मिट्टी। अब सुनो,
अगर ऐसा ना हो तो इस मिट्टी के निर्माण को हम लिख सकते हैं लावा द्वारा। काली मिट्टी से देखिए ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है। ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसका निर्माण लावा द्वारा हुआ है, काली मिट्टी। याद रहेगी बात। अच्छा, ये लावा जब ठंडा हो जाता है ना बेटा, तो लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं, बेसाल्ट चट्टान। तो बताइए काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। अब इस प्रक्रिया को समझिए पूरे को। पहला ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी के फटने से क्या ब्लैक सोइल एकदम बन गई? नहीं। कैसा बनी? ज्वालामुखी फटा, उससे लावा निकला, लावा दूर तक फैल गया, फिर वो ठंडा हो गया, फिर वो जम गया, और उसके बाद में वो लावा जनित जो चट्टानें बनी उनका नाम था बेसाल्ट। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो महीन बारीक कण बने, उससे जो मिट्टी बनी वो कौन सी थी? अब बात समझ में आ गई। प्रश्न 3 बन जाएंगे यहाँ से। कौन सी मिट्टी ऐसी है जो ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित है? कौन सी मिट्टी ऐसी है जो लावा जनित है? कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है? देखो बेटा, ये जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी का जो रंग है वो रंग होता काला, तभी तो इसे काली मिट्टी कहते हैं। अच्छा, इस काले रंग का कारण क्या है? काले रंग का कारण है लोह सल्फाइड। इसका मतलब यह है कि काली मिट्टी का रंग काला किसकी वजह से होता है? काली मिट्टी का रंग काला किसकी वजह से होता है? तो लोह सल्फाइड। एक क्वेश्चन पेपर आया था जिसमें सवाल पूछा था कुछ इस तरह से कि मिट्टी के रंग के काला होने का कारण क्या है। तो उसमें एक नाम आया था, उसको भी याद रखें। हाँ, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। इसको हम और क्या कहते हैं? इसको लोह सल्फाइड अगर ऑप्शन में ना हो तो उसको हम टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट बोलते हैं। मैग्नेटाइड क्या कहते हैं भैया? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड। अच्छा देखो, याद रखना एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ये जो काली मिट्टी है इसके और नाम क्या हैं? अन्य नाम इसके। तो एक नाम सुनोगे आप, रेगुर। क्या सुनोगे? किस मिट्टी को रेगुर बोला जाता है? अच्छा देखो, रेगुर नाम ना हो तो इसे कहते हैं कपासी। किस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और अगर बेटा ये नाम भी ना हो तो मैं यहाँ लिख के देता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर काली मिट्टी को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को कहते हैं चरनोजम। क्या कहते हैं? चरनोजम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर काली मिट्टी को क्या कहते हैं? चरनोज। किस मिट्टी को चरनोजम बोला जाता है? किस मिट्टी को रेगुर बोला जाता है? किस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, देखो कहा जाता है कि ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में किन किन चीज़ों की अधिकता है। तो इस मिट्टी में मैग्नीशियम, लोहा कोमा मैग्नीशियम, लोहा कोमा मैग्नीशियम आदि की अधिकता पाई जाती है। आदि की अधिकता होती है। भाई सिंपल सी बात है, जब ज्वालामुखी फटेगा तो ज्वालामुखी में जो जो खनिज होंगे उसके लावे में, वो सब इस मिट्टी में पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे?
भाई पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी फटा, उस ज्वालामुखी में लोहा भी है, एल्युमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, वो सब चीज़ें इस मिट्टी के अंदर पाई जाएंगी जो ज्वालामुखी के लावे में थी, क्योंकि लावा ठंडा हो गया तो बेसाल्ट की चट्टानें बनी। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता भैया, सवाल ये आता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं? बोलो। तो इसे क्या कहते हैं भैया? इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई, स्वतः जुताई का मतलब क्या है? तो पता है इसमें क्या होता है, मैं आपको बात बताऊं। जैसे इसमें पता क्या होता है, जैसे मिट्टी है, जब ये मिट्टी सूखेगी ना, जब ये मिट्टी सूख जाएगी तो इसके अंदर ना दरारा बन जाती है, फट जाती है मिट्टी है, इसके अंदर बड़े बड़े क्रैक बन जाते हैं, दरारा बन जाती हैं, और दरारा बन जाएंगी और बरसात पड़ेगी तो उन दरारों के अंदर क्या हो जाएगा? पानी भर जाएगा। पानी भरने पर पूरी मिट्टी फूल जाती है, क्या हो जाती है? और ऐसे मिट्टी में पैर रखोगे ना तुम, तो आपका पैर धंस जाएगा, क्योंकि इसके दरारों के अंदर तक पानी जाता है। और जिस मिट्टी में दरारें ना बनेंगी तो उसमें बरसात का पानी ऊपर ही ऊपर रहेगा, नहीं रहेगा, तो वो मिट्टी ऊपर से नीचे की तरफ गलेगी। ये जो मिट्टी होती है ऊपर से भी गलती है, साइडों से भी गलती है और नीचे से भी गलती है, इसलिए इतनी गल जाती है ऐसा लगता है जैसे किसी ने खेत को जोत दिया हो, इसलिए इसको कहते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। एक सवाल और पूछा गया है और इसका जवाब भी शायद आपको पता होगा कि कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता है, पानी ज़्यादा सोखती है मतलब, तो काली मिट्टी। हाँ देखिए, यह मिट्टी सर्वाधिक जल धारण करती है। सबसे ज़्यादा पानी को धारण करने की क्षमता किसमें होती है भैया? तो सर्वाधिक जल धारण करने वाली मिट्टी का नाम बताइए। काली मिट्टी। अच्छा, काली मिट्टी में कौन सी प्रमुख फसल उगाई जाती है? प्रमुख फसल कौन सी उगाई जाती बेटा? तो वो होती है कपास। कौन सी मिट्टी ऐसी है जो कपास की खेती के लिए फेमस है? बोलो। काली मिट्टी। भीमताल के आसपास कुछ हिस्से में बताया जाता है कि काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? भीमताल के आसपास। ठीक है, तो उत्तराखंड में यह मिट्टी, उत्तराखंड में यह मिट्टी भीमताल के पास पाई जाती है, वो भी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है पूरे भारत में? काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार काली मिट्टी का कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के बुढ़ाना में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। ठीक है, हाँ, क्रिटेशियस काल में। और दूसरे नंबर पर है गुजरात। क्या है भैया? तो भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? और दूसरे नंबर पर गुजरात में। ठीक है, थोड़ी बहुत उत्तराखंड में कहाँ है? ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं कल।